गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर नई क्लास में आपका स्वागत है। एक और नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ रूबरू होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ इनटू फंक्शन, ए फंक्शन f which is defined from set A to set B is said to be into function if one or more element of set B no have pre-image in set A. It means set B के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सेट B के कुछ एलिमेंट्स हैं जो यूज नहीं हो पाएंगे। यूज नहीं हो पाने का मीनिंग ये है कि सेट B के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो सेट A के एलिमेंट्स की इमेज नहीं होगी। तो इस बात को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट B इज नॉट एट इमेज इन सेट A। तो इसको हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। कि यहाँ पर एक सेट A है और यहाँ पर एक सेट B है। सेट A से सेट B के एलिमेंट्स रूल F के थ्रू एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स है लाइक दिस A, B, C एंड D, और यहाँ पर है L, M, N, O। तो यहाँ पर A का एसोसिएशन L से है, यहाँ पर B का एसोसिएशन M से है, C का एसोसिएशन भी M से है एंड D का एसोसिएशन N से है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एलिमेंट O which is belongs to set B no have pre-image in set A। यानी हम कह सकते हैं कि there is not onto function। यानी इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन बिकॉज एलिमेंट O belongs to set B no has pre-image in set A। इसका मतलब ये है कि सेट A का प्री इमेज यहां पर नहीं है। मीनिंग ये है कि एक मेंबर है O जो सेट B का एलिमेंट है, वो सेट A के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि F इनवर्स ऑफ O डज नॉट इक्वल्स टू फाइव। यानी यहां पर ऐसे कह सकते हैं F इनवर्स ऑफ O इक्वल्स टू फाइव है यहाँ पर। यानी O की प्री इमेज कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं ऑन इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन है कि फंक्शन f which is defined from set A to B, one or more element of set B no have pre-image in set A, known as into function। Let us definition the onto function। तो onto function स्टार्ट करते हैं, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। onto function, तो onto function की डेफिनेशन है a function f which is defined from set A to set B is said to be an onto function। और onto function को अदर फंक्शन से जान सकते हैं, वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन if each element of set B is the f image of at least one element in set A। it means यानी सेट B के each and every elements यूज होने चाहिए। there is no one single element should be left। यानी कोई भी एलिमेंट जो सेट B में है वो लेफ्ट नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सेट B यूज्ड होने चाहिए। यानी फॉर ऑल, ये जो A उल्टा A लिखा हुआ है, ये सिंबल आता है फॉर ऑल का। तो फॉर ऑल B belongs to set B there exists some element A belongs to A such that f of A equals to f of B। अब इसको एरो डायग्राम से समझें तो यहां पर हम इसको समझ सकते हैं कि सेट A है और यहां पर सेट B है। सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से रूल F के थ्रू एसोसिएटेड है, तो फंक्शन F बन गया। यहां पर एलिमेंट है सेट A के जो A, B, C एंड D है। सेट B के एलिमेंट लाइक दिस L, M, N, O एंड P। तो यहां पर हम देख सकते हैं A L से एसोसिएटेड है, B M से एसोसिएटेड है, C N से एसोसिएटेड है, D O से एसोसिएटेड है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है B के एलिमेंट्स L, M, N, O। तो यहाँ पर सेट B के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन because
एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यूज्ड। सेट बी के सभी एलिमेंट्स यूज होने का मतलब ये है कि यहां पर एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी इज द एफ इमेज ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के एफ इमेज है यहां पर। तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा यहां पर। देयर इज नो वन एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी लेफ्ट। सेट बी शुड बी लेफ्ट, यानी कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा यहां पर। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं onto function। onto function, every element of B has pre-image in set A, यानी सेट B के each and every element की pre-image सेट A में होनी चाहिए। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कोई फंक्शन सेट A टू B में डिफाइन है तो A को तो बोलते हैं यहाँ पर डोमेन और B को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन के each and every element की जो इमेज है, प्री इमेज है, वो डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये बोला गया है कि प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो कोडोमेन सेट बी में होगा मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमेन। तो यहां पर ये ऑन टू फंक्शन है। तो आगे इसके बारे में और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानते हैं, तो आगे बातचीत करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। थर्ड टॉपिक है इफ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू डोमेन, यानी ये जो सेट x है ये डोमेन है। तो इसको हम डोमेन लिख सकते हैं यहां पर, domain such that f of x equals to y, then the given function is an onto function, otherwise not ऑन टू फंक्शन। और जो ऑन टू नहीं है उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन f है जो x से y में डिफाइन है, तो x एक डोमेन है और y है कोडोमेन। तो y के मतलब कोडोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इस तरीके से एग्जिस्ट करने चाहिए कि x बिलोंग्स टू डोमेन, तब वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। और ऑन टू फंक्शन के लिए अदर थॉट ये है कि जब भी हमें ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करना है तो ऑन टू फंक्शन को प्रूफ करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन की रेंज है, रेंज वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन की रेंज और कोडोमेन जब यहां पर इक्वल हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोडोमेन तो हमें गिवन है ही यहाँ पर, तो कोडोमेन इज गिवन एंड कैलकुलेट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एंड कंपेयर द रेंज ऑफ द फंक्शन टू विथ डोमेन कोडोमेन, देन वी कैन से द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। रेंज is equal to the codomain, then we can say the function is onto function। तो इसके और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो onto function के बारे में हमने ये जानने की कोशिश की है कि फंक्शन onto तभी होगा जब कोडोमेन के each and every element, कोडोमेन के each and every element is the f image of some element of set A known as onto function। तो इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो ऑनटू फंक्शन के लिए हमने एक बात बोली कि ऑनटू फंक्शन कौन सा होगा जिसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी, यानी द फंक्शन विच इज नॉट ऑनटू
इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, वो फंक्शन कौन सा होगा? इनटू फंक्शन। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन विच इज नॉट इनटू फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन इनटू नहीं है वो ऑन टू होगा। मीनिंग ये है कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा, इनटू नहीं है ऑन टू होगा। इनटू फंक्शन कौन सा होता है कि सेट बी में कुछ एलिमेंट लेफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड वेदर ए फंक्शन इज ऑन टू और इनटू। फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे एंड देन कंपेयर इट। रेंज को कंपेयर करना है विथ कोडोमेन, और कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से द फंक्शन इज ऑन टू। यानी आप कह सकते हैं देन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये दोनों इक्वल आ जाए तब हम कह सकते हैं देन वी से द फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, अदरवाइज इनटू फंक्शन। ऑन टू का सेकेंड नेम है यहां पर, इसको सर्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इनके नंबर्स की है यहां पर। Next point is if function f a to b में डिफाइन है, then function f is will be on to if number of a is greater than equal to number of b। नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से ज्यादा होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है देखते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू बातचीत करते हैं। यहां पर सेट ए है और यहां पर एक दूसरा सेट बी है। इसके एलिमेंट है एल एम एंड एन, और इसके एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। तो अब हमें ऑन टू फंक्शन के नंबर्स की प्रूफ करना है कि नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। तो एल का एसोसिएट किया ए से, एम को एसोसिएट किया हमने बी से, एन को एसोसिएट किया सी से। तो यहाँ पर एक का एक से एसोसिएशन किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एलिमेंट डी जो बिलोंग कर रहा है बी को वो लेफ्ट हो रहा है। मतलब डी एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मींस ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी सेट बी के सभी एलिमेंट यूज नहीं हो पा रहे, तो ऑन टू नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स के बराबर सेट बी के एलिमेंट्स नहीं है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉट ऑन टू फंक्शन। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये सेट ए है जिसके एलिमेंट एल एम एन है, एल एम एन ओ, और यहाँ पर एक सेट है यहाँ पर बी जिसके एलिमेंट है ए बी सी, इसके एलिमेंट है एबीसी यहाँ पर। तो एल का एसोसिएशन ए से हो रहा है, एम का एसोसिएशन बी से, एम लिंक्ड है सी से। तो यहाँ पर ओ एलिमेंट छूट गया, तो सेट ए का तो कोई भी एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, तो वैसे ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर इसको फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ओ सी से एसोसिएट हो सकता है, तब यहाँ पर सभी एलिमेंट्स बी के यूज हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन होगा और ऑन टू होगा। तो यहाँ पर इसको हम यदि इसको एसोसिएट कर दें ऐसे इस तरीके से एसोसिएट कर दें, अब ये फंक्शन भी है एंड ऑन टू भी है, तो सेट बी के एलिमेंट की संख्या सेट ए के एलिमेंट के इक्वल है। तो इक्वल भी हो सकती है और सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो फंक्शन f which is defined from set a to b, and then function f will be a onto function if number of a is greater than equal to number of b। मतलब ऐसे कह सकते हैं सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m is greater than equal to n,
यानी m की नंबर्स ज्यादा होना चाहिए, सेट A के एलिमेंट्स ज्यादा होना चाहिए, तब ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में एक बातचीत और कर लेते हैं। फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B एंड नंबर ऑफ A इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ B इक्वल्स टू m, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 पावर n माइनस r NCR r पावर m, वेयर जो r की वैल्यू है ना या फिर n की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं n की वैल्यू m के इक्वल या लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू m और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी सेट B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, और 1 से बराबर या उससे बड़ा m के इक्वल या उससे लेसर देन यहाँ पर। और यदि हम इस तरीके की बात करें, यानी m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, और यदि m इज लेस देन टू n हो जाएगा ना, तब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसा इस एग्जांपल में हमने बात की। तो ये फंक्शन तो है बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट B के एलिमेंट्स ज्यादा हो गए। तो सेट B के एलिमेंट्स जिस दिन ज्यादा हो जाएंगे उस दिन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज 0। अब ये सर फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, कोई इसका कोई दूसरा कोई मेथड है क्या? हाँ, तो इसको हम दूसरे मेथड से भी हम समझ सकते हैं, बड़े इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए यदि कोई फंक्शन सेट A से B में डिफाइन है, तो A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल या फिर ज्यादा हो सकते हैं। A के एलिमेंट्स को हमने m से डिनोट किया, B के एलिमेंट्स को n से डिनोट किया, तो m इज ग्रेटर देन टू n। तो अब इस फॉर्मूला को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? यदि कोई फंक्शन A टू B में डिफाइन है और इसके एलिमेंट्स है m, इसके एलिमेंट्स है n, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इस सीरीज को ओपन करते हैं। देखो, समेशन का मतलब ये है कि ये वाला सीरीज ओपन होगी और हर दो टर्म्स के बिटवीन प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर n पावर m, सॉरी ये क्या है? n पावर m, n पावर m है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। उनमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो nc1 और यहाँ पर n-1 पावर m, फिर प्लस, यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, फिर प्लस, और फिर आ जाएगा nc2 n-2 पावर m, फिर है माइनस nc3 n-3 और पावर m, ऐसे चलता रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस समेशन वाली सीरीज को इस तरीके से ओपन करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर n जिस सेट पर डिफाइंड है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और पावर में जो n की खोपड़ी के ऊपर बैठा है ना m, वो जिस सेट से डिफाइन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। माइनस nc1 तो n-1 हो गया, nc2 n-2 हो गया, nc3 n-3 हो गया, और हर बार पावर में m ही लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर n पावर m माइनस nc1 n-1 पावर m प्लस nc2 n-2 पावर m, इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम समझ सकते हैं, देखो कैसे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये टोटल फंक्शन होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बातचीत की थी कि जो फंक्शन इनटू नहीं है वो ऑन टू होगा, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा। इसका मतलब ये है कि जितने ऑन टू फंक्शन है और जितने इनटू फंक्शन है वो टोटल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो ये आ गया, देखो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है n पावर m, और फिर आगे हम यदि हमने इनटू फंक्शन की जानकारी है तो इनटू फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस इनटू फंक्शन। तो हमने जो सब्ट्रैक्ट किया ना वो इनटू फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया। तो एक एग्जांपल से बातचीत करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास कि एक फंक्शन है f, फंक्शन f है जो p टू q में डिफाइन है, और p फंक्शन के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर u, v, w, x, और यहाँ पर q फंक्शन, q सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर a, b एंड c।
ठीक है। फंक्शन एफ पी टू क्यू में डिफाइन है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ पी इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ क्यू इक्वल्स टू 3। तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 3 पावर 4, n पावर m है तो m की वैल्यू तो 4 आ गई, n की वैल्यू 3 है तो 3 पावर 4 माइनस 3c1 3 माइनस 1 पावर 4, फिर प्लस 3c2 3 माइनस 2 पावर 4, फिर प्लस 3c3 और 3 माइनस 3 पावर 4। अब आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि r की वैल्यू है ना इस m से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है, 0 हो सकती है लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो 3 पावर 4 मींस, तो 3 को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया तो 81 माइनस 3c1 3 और 3 माइनस 1 मींस 2 पावर 4 इंटू 16 और प्लस 3c2 अगेन 3 और यहाँ पर 1 आएगा और ये तो 0 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 81 माइनस 48 प्लस 3, तो 81 प्लस 3 कितना आया 84 माइनस 48 और ये आया 36। तो यहाँ पर यदि कोई फंक्शन सेट p टू q में डिफाइन है तो यहाँ पर p टू q में ऑन टू फंक्शंस की नंबर होंगे 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो वन मोर एग्जांपल, वन मोर प्रॉब्लम ऑन टू फंक्शन। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, कोई फंक्शन है f जो एक सेट दे रखा है हमें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ दे रखा है, ये इस सेट पर डिफाइन है a एंड b, इस सेट पर डिफाइन है। ठीक है, सेट b मान लेते हैं इसको, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, यानी सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2 और सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट इज m। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज 2 पावर m माइनस 2। सर ये कैसे आया, ये 2 पावर m माइनस 2, ये माइनस 2 जमीन पर है या धरती पर है, ये 2 की खोपड़ी के ऊपर केवल m ही है, ये 2 नीचे आएगा तो 2 पावर m माइनस 2। ये जो माइनस किया है ना ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। सर कैसे पॉसिबल हुआ, देखो इधर ये सेट a और ये सेट b, a के एलिमेंट्स है यहाँ पर 1 2 3, ये m टाउन्स तक जा रहा है और इस सेट b में केवल 2 ही एलिमेंट है, कौन से a एंड b। a टू b में फंक्शन f डिफाइन है, तो ये a है ना, ये 1 से, ये a से, ये b a से, सारे के सारे एलिमेंट्स a से एसोसिएटेड है। ये फंक्शन तो है बट ये इनटू फंक्शन है, देयर एलिमेंट b बिलोंग्स टू सेट b शुड बी लेफ्ट। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हो रहा है, सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे, इसका मतलब ये छूट रहा है, तो फंक्शन इनटू है, ऑन टू नहीं है। एक सिनेरियो तो ये बन सकता है, दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है सेट a है और यहाँ पर ये सेट b है, a टू b में फंक्शन f डिफाइन है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 टेंस अप टू m एलिमेंट्स तक जा रहा है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है a टू b। अब ये सेट a के सारे एलिमेंट केवल a के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, केवल b से, तो अब की बार एलिमेंट a छूट रहा है यहाँ पर, इसका मतलब फिर से यहाँ पर एक सेकंड केस ये बन गया कि ये भी एक ऐसा फंक्शन होगा इनटू फंक्शन। तो ये 2 केस ऐसे बने जो यहाँ से इस सेट पर जो फंक्शन डिफाइन होगा उसमें केवल 2 केस ऐसे हैं जिसमें ऑन टू नहीं होगा, तो इनटू फंक्शन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पावर m माइनस 2, ये दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो जब सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 2 है तब हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2 पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी बातचीत करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज every odd
डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन defined as R to R is always onto function। ऐसे फंक्शन जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और R to R में डिफाइन होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, ऑन टू फंक्शन होंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और R to R में डिफाइन होगा तो फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा। कैसे होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। तो एग्जांपल ये है, कोई फंक्शन है R to R में डिफाइन है और फंक्शन हमें दे रखा है fx = x³। तो यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि fx = mx। ठीक है, mx भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा जिसका रेंज है ना r होता है वो जो कि कोडोमेन इक्वल हो जाएगा। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो एक स्पेशल हम बात हम यहाँ पर एक कर लेते हैं कि यहाँ पर रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज R। तो जो भी कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी रेंज हमेशा R होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड एज R to R is always into function। सर अब ये into फंक्शन क्यों होगा, वो इसलिए होगा, एक स्पेशल बात हम यहां पर हम करें कि रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। यानी यहाँ पर इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी और ये सबसेट इस कोडोमेन के इक्वल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर सबसेट है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होने से रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पर जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, नॉट ऑन टू, मतलब नॉट सर्जेक्टिव, वी कैन से इनटू फंक्शन होगा। तो जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है वो इनटू फंक्शन होता है यदि इस तरीके से डिफाइन है, कोई फंक्शन R to R में डिफाइन है और फंक्शन है fx = x²। तो ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो अब इसका जो रेंज है वो इस कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा, इस वजह से ये इनटू फंक्शन होगा। तो ये दो स्पेशल बातें हैं कि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उसकी रेंज R होती है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है उसकी रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ R होती है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं ऑन टू एंड इनटू के। One more thing about onto function. Let function f defined from set x to set y. X is known as domain and y is known as codomain। जब भी हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा तो फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन हमें हमेशा गिवन होगा। अब यहाँ पर हमें इसको हम ऐसा कोई शॉर्ट मेथड भी है क्या जिसकी वजह से हम उसको हम देखकर ही पहचान सकें कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ के थ्रू भी हम क्या बता सकते हैं क्या कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन ट्रेस्ड ऑन द y axis corresponding to the each and every value of a codomain। It means जितना आपको कोडोमेन गिवन है उस कोडोमेन के ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग
वाई एक्सिस का पोर्शन कवर है क्या? मतलब सर ये समझ में नहीं आया। समझ में ये है, समझने वाली बात ये कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और कोडोमेन की जो वैल्यूज होती है ना, कोडोमेन की वैल्यूज को आप ऐसे ही बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन। और ये जो डोमेन है ये x की वैल्यूज होती है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यूज होगी वो y एक्सिस पर आएंगे। तो कोडोमेन के जितने वैल्यूज हमें या जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं उन ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के लिए y में कवर्ड ग्राफ होना चाहिए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ। जैसे मान लीजिए आपको डोमेन दे रखा है, एग्जांपल पर ले इसका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये आपका कोडोमेन है, और किसी फंक्शन का ग्राफ इस डोमेन को डोमेन के हर एक एलिमेंट्स के लिए बन रहा है। मतलब आपका वैल्यू आ रही है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यहाँ पर, तो इस y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का ग्राफ बन रहा है जितना आपको कोडोमेन दे रखा है, उतनी दूर में यदि y एक्सिस के अलोंग ग्राफ बन रहा है तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। मतलब आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, ये कोडोमेन के जिन वैल्यूज के लिए y एक्सिस का कवर्ड पोर्शन है वो फंक्शन की रेंज होगी, और यदि कोडोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के लिए y एक्सिस का कवर्ड पोर्शन हमें मिल रहा है ग्राफ के थ्रू, तो वो रेंज होगी, और वो रेंज जिस दिन कोडोमेन के बराबर आ जाएगी उस दिन वो फंक्शन ऑन टू होगा। नहीं सर समझ में नहीं आया, चलो एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट r to r एंड फंक्शन डिफाइंड सच दैट मॉड ऑफ x। आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ देखो इस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अच्छा, अब यहाँ पर मोड ऑफ x का ग्राफ, मोड ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। देखो ये मोड ऑफ x का ग्राफ बना, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, ये y इक्वल्स टू x है और ये y इक्वल्स टू माइनस x। अब इस ग्राफ का y एक्सिस का कवर्ड पोर्शन कहां से कहां तक आ रहा है? सर इस ग्राफ का कवर्ड पोर्शन 0 टू इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी ना यहाँ पर, ये रेंज है आपकी यहाँ पर y एक्सिस का कवर्ड पार्ट, यानी यहाँ पर y के नेगेटिव वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ग्राफ नहीं बन रही, y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ग्राफ बन रही है यहाँ पर। इसका मतलब इसकी ग्राफ कहां से कहां तक आ रही है? 0 टू इनफाइनाइट। तो जो ग्राफ का जो y एक्सिस का कवर्ड पोर्शन है, कवर्ड पोर्शन ऑफ y एक्सिस बाय द ग्राफ given functions graph equals to 0 to infinite, 0 to infinite, and given domain, codomain, given codomain equals to r। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यानी ये तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। दैट इज गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। नॉट ऑन टू मतलब हम कह सकते हैं नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव मतलब इट इज इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन, ये एक इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ग्राफिकली समझना, इसका कोडोमेन दे रखा है r, कोडोमेन r कहां से कहां तक होगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक, और इसकी रेंज मतलब फंक्शन का ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है? 0 टू इनफाइनाइट, यानी कोडोमेन में ये वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, कोडोमेन में ये वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, बट इसकी रेंज 0 टू y तक जा रही है, 0 टू इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आ रहे, इट मींस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल इज f डिफाइंड फ्रॉम r2, डिफाइंड फ्रॉम r to r plus union 0, फंक्शन f which is defined from r to r plus union 0। इस कोडोमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो कोडोमेन की वैल्यू है वो 0 टू इनफाइनाइट तक है,
जीरो भी शामिल है, ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड फंक्शन इज फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ये एग्जांपल और इस एग्जांपल में माइनर सा डिफरेंस है बस, उसमें जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर था, इसमें कोडोमेन है वो ओनली पॉजिटिव रियल नंबर विथ इंक्लूड जीरो। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ है वो अबाउट टू एक्स एक्सिस होता है। अबाउट टू एक्स एक्सिस मीन्स ये है कि वो ऑल पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बना। क्लियर? अच्छा, अब इसके जो कोडोमेन है वो कोडोमेन जीरो से इनफाइनाइट है। ये कोडोमेन यहां से काउंट होगा और जीरो टू इनफाइनाइट यहां पर आ गया। ये कोडोमेन को हमने कुछ एडिड किया। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस का कितना पार्ट कवर कर रहा है? y एक्सिस का पार्ट कवर कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ऊपर तक, यानी कोडोमेन जितना दे रखा था उसी के बराबर यहां पर फंक्शन का कवर्ड पार्ट है यहां पर। तो यहां पर दोनों चीजें बराबर बराबर आ गई। तो कवर्ड portion of y axis by the graph of given function is equal to codomain, that is range equal to codomain। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से इस कोडोमेन में डिफाइंड फंक्शन गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ग्राफ से हमने क्या समझा? जितना बड़ा हमें कोडोमेन दे रखा है उस कोडोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस का कवर्ड पार्ट है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा। वन मोर प्रॉब्लम ऑन टू फंक्शन। Function f which is defined from r to r plus to r, and function is fx equals to x minus 1 upon x. Find whether the function is onto or into, यानी हमें चेक करके बताना है कि जो फंक्शन है ना वो ऑन टू है या इनटू है। तो फंक्शन को चेक करते हैं। तो फंक्शन में गिवन है fx इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x। इसको डिफरेंशिएट किया, देखो fx इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव एक्सप्रेशन, और पॉजिटिव एक्सप्रेशन में 1 ऐड करेंगे तो अगेन पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन टू जीरो। और ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट एंड अपर मोस्ट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये दे रखा है, देखो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन x बिलोंग्स टू r प्लस मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट। r प्लस मीन्स 0 टू इनफाइनाइट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये x की इस 0 पर फंक्शन का आउटपुट कितना आएगा, इनफाइनाइट पर फंक्शन का आउटपुट कितना आएगा, तो रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि f ऑफ 0 ये इसका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा और f ऑफ इनफाइनाइट ये अपर मोस्ट पॉइंट होगा। क्लियर? अच्छा, अब x की जगह 0 को रिप्लेस करो तो यहां पर आ जाएगा, देखो 0 माइनस 1 अपॉन 0 कोमा और फिर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 माइनस 1 अपॉन 0 मीन्स माइनस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, जो कि किसके बराबर है, ये r के बराबर है। और r कौन है यहाँ पर, रेंज आ गई यहाँ पर, और ये रेंज
फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल है। फंक्शन का कोडोमेन ये रहा, ठीक है, कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दैट इज रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और जिस दिन रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा। अब इसका एक और मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि यहाँ पर हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली और रेंज फाइंड आउट करके कोडोमेन के इक्वल बता दिया, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। अब यहाँ पर इसका सेकंड मेथड है कि सेकंड मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो मेथड टू है कि फंक्शन हमें दे रखा है कि fx इक्वल्स टू x माइनस 1/x, इसको अज्यूम कर लिया, लेट y इक्वल्स टू fx, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1/x, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर xy इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर मिला मेरे को x स्क्वायर माइनस xy माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, और ये डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हर एक x के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है उसकी बात करें, यहाँ पर r प्लस। अब यहाँ पर ये यदि r प्लस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका जो रूट्स आएंगे वो रूट रियल एंड एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट्स हैं वो या तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रियल एंड इक्वल होंगे। तो डिस्टिंक्ट एंड इक्वलिटी का कंडीशन आ गया, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b कौन होता है, b x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास माइनस y आ रहा है, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 एंड c इज कांस्टेंट दैट इज माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो y स्क्वायर प्लस 4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर all real values, मतलब y की जगह कुछ भी रखो, प्लस 4 करेंगे या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y की हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो y एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू r एग्जिस्ट करेगा, तो y की वैल्यू ही तो रेंज होती है यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास ऑल रियल नंबर और कोडोमेन है यहाँ पर ऑल रियल नंबर। तो हमने सेकंड मेथड से भी इसकी रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करी और वो रेंज आ गई यहाँ पर कोडोमेन के इक्वल, तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। Let's one more problem on onto function. Function is, example है, function is defined from r plus to r plus and function हमारे पास है fx equals to x square। अब इसके बारे में हमें ये चेक करके बताना कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखो फंक्शन हमें दे रखा है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसमें x की वैल्यू हमें r प्लस दे रखी है ये वाली। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफिकली भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इसका x स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, क्लियर। अब x स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पर r प्लस के लिए बनाना है, तो x स्क्वायर का ग्राफ देखो एक पैराबोलिक फॉर्म में होगा, इस तरीके से होगा। तो इसका ग्राफ हमने ये बनाया, देखो ऐसे, और यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है तो जीरो पर ये खाली रह जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये बना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू r प्लस, ये x स्क्वायर का ग्राफ बना हमारे पास। अब यहाँ पर जो आपको ग्राफ बनाया गया y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस का कितना पार्ट कवर कर रहा है, तो y एक्सिस का पार्ट कवर कर रहा है यहाँ से, जो जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, वहां से लेकर y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरा पार्ट कवर कर रहा है। तो इसका जो रेंज आएगी वो रेंज ऑफ गिवन फंक्शन इज r प्लस, जो किसके बराबर है, कोडोमेन के इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, मीन्स ग्राफ से आप ये
ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जितना बड़ा आपको कोडोमेन रहता है उसके बराबर यहाँ पर इसकी रेंज आ रही है, यानी इस ग्राफ के द्वारा कवर्ड पार्ट कोडोमेन के बराबर है यहाँ पर, तो फंक्शन ऑन टू है। अब इसका मेथड 2 भी है, देखो आप सेकंड मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मेथड 2 रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम बात करें तो यहाँ पर देखो लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये y के इक्वल x के टर्म में, तो x के इक्वल y के टर्म में सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस। मींस ये है कि y के इक्वल x के टर्म में, तो इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए x के इक्वल y के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ y। अब यहाँ पर x की वैल्यू है r प्लस, मींस ये है कि x का 0 नहीं रख सकते, इसका मतलब y की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी, तो रूट के नीचे जो y बैठा है ना, तो जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू आ जाएगी y बिलोंग्स टू r प्लस, यानी हमें r प्लस वैल्यू ही रख सकते हैं, रूट के नीचे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, इसलिए r प्लस, और y की वैल्यू ही यहाँ पर रेंज है, तो इसकी रेंज कितनी आ गई यहाँ पर, रेंज इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू r प्लस, जो कि किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सेकंड मेथड से भी हमने कोडोमेन और रेंज को इक्वल किया, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर हमने पूरे डिटेल से बेसिक से हमने ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन की डिटेल्स जानकारी ली। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नई किसी टॉपिक या नई क्लास के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में मुझे पढ़ाकर और समझाकर बहुत मजा आया और आनंद आया। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर।